हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग आज इकोनॉमिक्स का आर्थिक विकास से पहला प्रैक्टिस सेट को देखेंगे, जो आपके टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, प्रोक्ता परीक्षा सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर और प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो सिलेबस के अनुसार सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, स्व स्फूर्ति। इसको आत्मस्फूर्ति भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, आत्मस्फूर्ति भी कहते हैं। स्व स्फूर्ति अवस्था की शर्तें जिन्हें प्रोफेसर रोस्टो ने दिया है वह है, तो वह कौन सी शर्तें हैं? तो वह शर्तें थी उत्पादन निवेश दर में वृद्धि, ये भी था, ठीक है। अधिक वृद्धि दर के साथ एक या दो निर्मित क्षेत्र होने चाहिए, ये भी था। और सामाजिक और संस्थागत संरचना में परिवर्तन, ये भी था, ठीक है। यानी डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। प्रोफेसर रोस्टोव ने जो स्वस्फूर्ति अवस्था की शर्तें बताई थी, वो ये तीनों शर्तें थी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आत्मस्फूर्ति या स्वस्फूर्ति की अवस्था की चर्चा करते हुए रोस्टोव ने यह प्रतिपादित किया था कि यह अवस्था वह अवस्था है जबकि स्थिर समृद्धि की विरोधी परंपरागत तथा प्राचीन शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं, अधिक वृद्धि लाने वाली शक्तियाँ अधिक प्रबल हो जाती हैं। यह वह अवस्था होगी जबकि राष्ट्रीय आय 10% से अधिक विनियोजन हो, एक या एक से अधिक अग्रगामी क्षेत्र की जो है प्रगति हो। तो ये सभी शर्तें उसमें आपके आ जाते हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। यह शब्द किसका है? तो ये नर्स का है, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है, यह कथन रेगनर नर्स का है। इनका पूरा नाम था रेगनर नर्स, ठीक है। और इन्होंने बताया था कि एक निर्धन व्यक्ति को पर्याप्त खाद्य नहीं मिल पाता, कम खाद्य मिलने के कारण वह जो है निर्बल हो जाता है, जिससे उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है, परिणाम स्वरूप उसकी आय भी कम हो जाती है, ठीक है। और आय कम होने से उसे पर्याप्त खाद्य सामग्री नहीं मिल पाती, इस प्रकार यह क्रम आगे चलता रहता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर पीटी बर्न के अनुसार आर्थिक विकास का प्रमुख सूचक कौन सा है? आर्थिक विकास का प्रमुख सूचक, तो ऊंची प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। प्रोफेसर पॉल बर्न ने बताया था कि आर्थिक वृद्धि की परिभाषा भौतिक वस्तुओं की एक निश्चित काल में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि के रूप में जानी जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेल्सन ने निम्न स्तर संतुलन ट्रैप के सिद्धांत में 3 समीकरण प्रस्तुत किए हैं और इन तीनों समीकरण में एक कौन सा नहीं है, ये बताना है आपको। तो आय के निर्धारण का समीकरण ये उन्होंने दिया था, निवेश का समीकरण ये भी उन्होंने दिया था, जनसंख्या का समीकरण ये भी उन्होंने दिया था, पूर्ण रोजगार का समीकरण ये उन्होंने नहीं दिया था। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में नहीं पूछा है, ठीक है। नेल्सन मॉडल इस मान्यता पर आधारित है कि जनसंख्या की वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय आय की वृद्धि परस्पर आश्रित तथा संबंधित है। और नेल्सन ने अपने मॉडल की रूपरेखा 3 समीकरण, जिसमें जनसंख्या वृद्धि समीकरण, पूंजी निर्माण समीकरण और आय निर्धारण समीकरण के आधार पर की थी, ठीक है, जिनमें ये पूर्ण रोजगार समीकरण सम्मिलित नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोजेस्टीन रोडान ने अपने विराम के सिद्धांत में 3 प्रकार की अविभाज्यताओं विशेषताओं का वर्णन किया है, तो उसमें कौन कौन सा सम्मिलित है? तो उत्पादन फलन की अविभाज्यताएं ये भी सम्मिलित है, मांग की अविभाज्यता ये भी सम्मिलित है, बचतों की पूर्ति की अविभाज्यता ये भी सम्मिलित है, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। रोजेस्टीन रेडान ने 3 प्रकार की अविभाज्यताओं तथा बाह्य मितव्यताओं में भेद किया था। उसमें पहला था आपका उत्पादन फलन में अविभाज्यताएं, विशेष रूप से सामाजिक ऊपरी पूंजी की अविभाज्यता होती है ये। और दूसरा इन्होंने बताया था मांग की अविभाज्यता, ठीक है, मांग की पूरकता भी इसको कहा जा सकता है। और तीसरा बताया था बचतों की पूर्ति में अविभाज्यता, कहीं कहीं इसको जो है विकुंचन भी लिख देता है,
ठीक है। विकुंचन, विकुंचन का मतलब होता है बचतों की पूर्ति में अविभाज्यता, ठीक है। तो इस शब्द को भी आप लोग जानिएगा। तो ये तीनों सम्मिलित थे, इसलिए डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूंजी की कमी अल्प विकसित देशों में उत्पादकता स्तर नीचे होने का कौन सा कारण है? तो इसका कारण है, कारण एवं परिणाम दोनों है, ठीक है। पूंजी की कमी अल्प विकसित देशों में उत्पादकता स्तर का नीचे होना कारण एवं परिणाम दोनों पर निर्भर करता है। पूंजी की कमी का मूल कारण है अल्प बचत की समस्या, अथवा कहें तो आर्थिक वृद्धि दर बढ़ने वाले उत्पादक साधनों में अल्प निवेश की समस्या है। क्योंकि प्रति व्यक्ति आय कम होती है, इसलिए कठिनाई से निर्वाह करने वाले लोग जो होते हैं अधिक बचत नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप क्या होता है, निवेश में कमी आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कारण और परिणाम दोनों इसके लिए भागीदारी हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर रोस्टोव ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया को निम्न अवस्थाओं में बांटा है। तो कितने अवस्थाओं में बांटा है, ये प्रश्न पूछ रहा है आपसे। तो 5 अवस्थाओं में बांटा था, ठीक है। 5 अवस्थाएं कौन कौन थी? पहला था पारंपरिक समाज, ठीक है। दूसरा था आपका आत्मस्फूर्ति की पूर्ववर्ती अवस्था, आत्मस्फूर्ति की पूर्ववर्ती अवस्था। तीसरा था आत्मस्फूर्ति की अवस्था। चौथा था परिपक्वता की अवस्था। और पांचवा था उच्च जन उपभोग की अवस्था। इन 5 अवस्थाओं में उन्होंने आर्थिक विकास की प्रक्रिया को बांटा था, ठीक है। और रोस्टोव की एक पुस्तक है, ठीक है, एक पुस्तक ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। और इसी पुस्तक में इसका व्यवस्था किया है, ठीक है, द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्ध विकसित देश में प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण क्या होता है? तो उपभोग प्रवृत्ति अधिक हो जाती है, ठीक है। उपभोग प्रवृत्ति जो होती है वो अधिक हो जाती है। ड्यूजेन बेरी एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने बताया था कि प्रदर्शन प्रभाव के विचार से सहमति लेकर के उन्होंने ये कहा था कि अल्प विकसित देशों के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले संपन्न वर्गों का उपयोग व्यवहार पश्चिमी देशों के उपभोग व्यवहार से काफ़ी प्रभावित होता है, और इससे जो होता है उनकी उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती है और पूंजी संचयन पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अल्प विकसित देशों की आर्थिक विशेषता है? अल्प विकसित देशों की आर्थिक विशेषता क्या है? तो पूंजी की न्यूनता, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अल्प विकसित देशों में आर्थिक पिछड़ेपन का कारण अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से व्यवसायों का उत्पादन का स्तर निम्न होता है, इसलिए जो है पूंजी की वहाँ पे न्यूनता हो जाती है। इसका परिणाम होता है कि इन देशों में निम्न विनियोग स्तर होता है, और विनियोग स्तर के निम्न होने के कारण जो है इन देशों में पूंजी निर्माण कम होता है, और पूंजी निर्माण का स्तर निम्न होने से इन देशों में आर्थिक पिछड़ापन और निम्न उत्पादित स्तर भी विद्यमान रहता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसलिए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की मुख्य भूमिका क्या है? तो नाबार्ड की जो मुख्य भूमिका है वो ग्रामीण साख संचालन में है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। नाबार्ड ग्रामीण ऋण ढांचे में एक शीर्षस्थ संस्था के रूप में अनेक वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक गतिविधियों में विस्तृत क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए जो है ये ऋण देता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स की धारणा थी कि पूंजीवाद में औद्योगिक श्रमिकों की एक रिजर्व आर्मी बन जाती है। क्यों बन जाती है? क्योंकि लगातार स्थिर पूंजी बढ़ाने से श्रमिकों के स्थान पर पूंजी को प्रतिस्थापित कर लिया जाता है, ठीक है। पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति पूंजी एकत्रीकरण के साथ साथ जो है स्थिर पूंजी अर्थात बोला जाए तो मशीनों की मात्रा बढ़ाते चले जाते हैं, और परिवर्तनशील पूंजी अर्थात जो श्रमिकों पर किया जाने वाला व्यय घटता जाता है, जिसके अतिरिक्त जो है मूल्य की मात्रा घटती जाती है, अर्थात कहें तो लाभ की मात्रा जो है कम हो जाती है, जिससे औद्योगिक श्रमिकों की फौज में वृद्धि होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है डोमर के आर्थिक विकास की क्या मान्यताएं हैं। तो डोमर के आर्थिक विकास की मान्यताएं हैं पूर्ण रोजगार, सरकारी हस्तक्षेप का अभाव, समायोजन में अंतराल का अभाव, ये तीनों हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डोमर की और सारी मान्यताएं थी जिसमें पूंजी संचय था, बचत की प्रवृत्ति तथा गुणांक स्थिर थी। ठीक है, और बचत की औसत तथा सीमांत प्रवृत्ति बराबर हैं, ये भी उन्होंने बताया था। तो बहुत सारे इसमें दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये तीनों हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आवश्यक न्यूनतम प्रयास मॉडल किसकी देन है। आवश्यक न्यूनतम प्रयास मॉडल ये किसकी देन है। तो लेवेंस्टीन का है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रोफेसर हार्वे, इनका पूरा नाम था हार्वे लेवेंस्टीन। ठीक है, इन्होंने ये प्रतिपादित किया था कि ये देश ऐसा है जहाँ प्रति व्यक्ति आय अत्यंत ही कम तथा जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है, इसलिए ये देश हमेशा ही अत्यंत अल्प आय स्तर पर संतुलन की स्थिति में रहते हैं और इस संतुलन पास से निकलने के लिए एक निश्चित क्रांतिक न्यूनतम प्रयत्न जो प्रति व्यक्ति आय को उस स्तर तक बढ़ा दे जिस पर सतत विकास कायम रह सके। ठीक है, तो इन्होंने इसमें यही बताया था आवश्यक न्यूनतम प्रयास मॉडल में। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है CSO द्वारा राष्ट्रीय आय आकलन के लिए किस वर्ष को आधार माना जाता है। तो ये बहुत पुराना प्रश्न है। ठीक है, उस समय जब पूछा गया था तो 1980-81 में था, लेकिन नया अपडेट आप लोग हो लीजिए 2011-12 पर आधारित। ठीक है, 2011-12 पर आधारित राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े जो है 30 जनवरी, ठीक है, 30 जनवरी 2015 को जारी किया गया। ठीक है, तो इसको आप लोग अपडेट हो जाइएगा। ठीक है, ये पुराना प्रश्न था तो उस समय जो है डी ऑप्शन सही हुआ था। अब 2011-12 के मॉडल पर जो है 30 जनवरी 2015 को जो है ये जारी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन मान लीजिए उस प्रश्न के अनुसार सही हो जाएगा, लेकिन आप लोग आंकड़ा ये नया वाला याद रखिएगा।